गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के अंदर हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, उसके अलावा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसका मीनिंग क्या है। बेटा देखो, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे केमिस्ट्री के जो कि आप सभी के सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि तभी आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर मेनली बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ होता है। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है वो ईजिली कर जाएंगे। बहुत ही सिंपल और सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल आपका मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री क्या है, इसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो क्या करती है, कोई भी कंपाउंड है या एलिमेंट है, कोई भी सब्सटेंस है, वो किससे मिलकर बनी है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी होंगी, क्या केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, उसके साथ ही वो अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करती है, वो सब कौन बताता है, केमिस्ट्री बताती है। ठीक है जी। और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होंगी, उनको किस तरीके से लिखा जा सकता है, वो सब क्या होगा, केमिस्ट्री बताती है। ठीक है बेटा जी। तो केमिस्ट्री के यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिक आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के बेसिस पर हम बात करेंगे, केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ मैटर। जैसा कि आप क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हैं कि आपके आसपास हर एक चीज़ क्या होती है, मैटर से बनी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज़ मैटर से मिलकर बनी हुई होती है, हर एक चीज़ मैटर है एक्सेप्ट इमोशंस, जैसे कि लव है, हेट है, ये सब क्या होते हैं, मैटर के अंदर कंसीडर नहीं होते। अगर मैटर की डेफिनेशन दी जाती है तो क्या होती है, एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जो कुछ ना कुछ जगह को घेरे और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो सब क्या होते हैं, मैटर होते हैं बेटा जी। अब इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, देन आता है सेकंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया उनके स्टेट्स के बेसिस पर, जैसे कि आपका सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या होती है, आप ये 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड मीन्स कोई भी सब्सटेंस जो क्या है, आपकी रिजिड है, जिसकी डेफिनेट शेप है, जिसके डेफिनेट वॉल्यूम है, वो सभी क्या आती हैं, सॉलिड। जैसे कि शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड है। आपके आसपास जैसे वुड है, लकड़ी, ये भी क्या है, सॉलिड। मोस्टली चीज़ें ही क्या होती हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या होती है, रिजिड। एक जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, वो क्या होती है, रिजिड होती हैं, कठोर होती हैं। देन आता है लिक्विड, कि लिक्विड सब्सटेंस क्या होती हैं, वो सब्सटेंस जिनकी क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, मतलब उनको 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर में नापा जा सकता है, बट डेफिनेट शेप नहीं होती। आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि जो पानी है उसको आप जिस बर्तन में डालेंगे उसकी जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, उस बर्तन के जैसी ही हो जाती है। इट मीन्स कि जो लिक्विड हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, बट डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होती है। ठीक है बेटा जी। अब हम बात करते हैं गैसेस की। गैस क्या होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके सराउंडिंग में, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस इकट्ठी रहती हैं, जिसको जो कंबाइंड होकर के क्या बनाती हैं, एयर। इनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इसी वजह से आप इनको क्या कर सकते हैं, किसी भी वेजल के अंदर रख सकते हैं, किसी भी बर्तन के अंदर इनको रख सकते हैं। वन मोर थिंग कि जो गैसेस होती हैं उनको लिक्विफाई किया जा सकता है बाय कॉम्प्रेशन। अब कॉम्प्रेशन क्या होता है बेटा जी, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। आप उनको क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से वो पास पास आ जाएंगे और लिक्विड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। उस टाइम पर जो टेम्परेचर है उसको लो रखा जाता है और जो प्रेशर है उसको हाई रखा जाता है। उस टाइम पर किसी भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है।
ठीक है बेटा जी। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। ये थी फिजिकल क्लासिफिकेशन, जब आपने उसकी जो फिजिकल स्टेट थी उसके बेसिस पर क्या कर दिया, जो मैटर है उसको क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग कैटेगरीज बना दी। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है भाई, ये दो टाइप से होता है। फर्स्ट आता है होमोजीनियस मैटर, होमोजीनियस सब्सटेंस, एंड देन आता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है भाई, होमो मीन्स सेम और जीनियस मीन्स एक जैसा। होमोजीनियस मीन्स एक जैसा, जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो कैसा दिखाई दे, एक जैसा दिखाई देता है, उसको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस बोला जाता है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट वाटर ले लो, पूरा थ्रू आउट क्या होता है, एक जैसा होता है, इसीलिए ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, होमोजीनियस की कैटेगरी में आता है। अगर बात की जाए हेट्रो मीन्स होता है भाई डिफरेंट। अगर क्या आ जाए हेट्रोजीनियस क्या होती हैं, वहाँ पर जहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग क्या आ जाते हैं, सेपरेट बाउंड्रीज आ जाती हैं, तो वो किसके अंदर कंसीडर होते हैं, हेट्रोजीनियस के अंदर कंसीडर होते हैं। ठीक है बेटा जी। तो होमोजीनियस क्या होती है, जहाँ पर थ्रू आउट क्या होता है, एक ही फेज होता है। आप वाटर को ले लो, आप लोहे के किसी ब्लॉक को ले सकते हो, या नमक को ले सकते हो, उसका सॉल्यूशन बना लो पानी के साथ, या हवा को ले सकते हो। ये सभी क्या आते हैं, होमोजीनियस के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर आप आयरन को, जो आयरन है पाउडर, आयरन पाउडर है, इसको मिट्टी के साथ, सैंड के साथ मिक्स कर लो, तो ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा, अलग अलग दोनों चीज़ें। या सॉल्ट को सैंड के साथ मिक्स कर लो, मिट्टी के साथ, आइस और वाटर ले लो, इनमें भी सेपरेट बाउंड्रीज बन जाती हैं। जहाँ पर भी सेपरेट बाउंड्रीज बनेंगी वो क्या होंगे, आपके हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होंगी। ठीक है बेटा जी। अब एक बार हम फ्लो चार्ट देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है। मैटर की दो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को तीन कैटेगरी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, जो अभी अभी आपने पढ़ी थी। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जो कि आप अभी अभी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन आती हैं उसके अंदर आते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कौन सी होती है बेटा जी, जहाँ पर सारे के सारे एटम एक जैसे कंबाइंड हो करके किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या होगी, आपकी प्योर सब्सटेंस होगी। जैसे कि लोहे का, आयरन का ब्लॉक हो गया, या निकल मेटल हो गई, ये सभी क्या होंगे, प्योर सब्सटेंसेज होंगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, तो मिक्सचर के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम जब एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं सिंपली, तो उसको क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है बेटा जी। ये क्या होगी आपकी, सिंपली होमोजीनियस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, सेम वैसे ही प्योर सब्सटेंस क्या होती है, जहाँ पर एक टाइप के एटम हो। मिक्सचर जहाँ पर डिफरेंट काइंड के एटम एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। जैसे कि चीनी और नमक दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, मिक्सचर बोला जाएगा। अब जो मिक्सचर है इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इन द सेम वे होमोजीनियस सॉल्यूशन बोले जाएंगे, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोले जाएंगे। और जो प्योर सब्सटेंस है उनको दो कैटेगरीज, एलिमेंट एंड कंपाउंड की कैटेगरीज में रखा गया। अब हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं। एलिमेंट क्या होते हैं बेटा जी, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। इट मीन्स दैट कि जो सारे के सारे एटम होंगे वो एक ही टाइप के होंगे। मतलब अगर सोडियम के एलिमेंट की अगर बात कर रही हैं तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे जिससे वो मिलकर बना है वो किसके होंगे, सोडियम के होंगे। अब इनको क्या किया गया, एलिमेंट्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मिलिएबल होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। ठीक है। मिलिएबल क्या होते हैं, आप उनको शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी शीट बना सकते हैं। जैसे कि आपने पता है आयरन की, लोहे की शीट के अंदर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, हीट को भी पास कर देते हैं। और डक्टाइल क्या होते हैं, उनके वायर को बनाया जा सकता है जिसके अंदर गोल्ड भी आता है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। यहाँ पर सिर्फ मेटल्स की, सिर्फ मर्क्यूरी ही ऐसा है जिसके वायर्स वगैरह नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है बेटा जी। फिर आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्या होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं मेनली या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में, और क्या फिर गैसेस फॉर्म में हो, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जो मेटल्स हैं वो मेनली सॉलिड फॉर्म में ही पाई जाती हैं। ये जो क्या होते हैं भाई, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन मेटल की बिल्कुल ऑपोजिट होती है मेटल्स से। मेटल क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, डक्टाइल होते हैं, वायर्स बनाई जा सकती हैं। ये क्या होंगे, नॉन डक्टाइल होंगे, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट मिलिएबल होंगे। ये सभी क्या आ जाएंगी, नॉट सोनोरस, साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते, जस्ट ऑपोजिट आ जाते हैं। ठीक है। अब मेटलॉइड्स की बात की जाती है तो मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल से दोनों से बीच में होती है। मतलब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की, कुछ नॉन मेटल्स की आ जाती हैं। इनके अंदर मेनली आता है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब आ जाते हैं। ठीक है बेटा जी। तो एलिमेंट्स होते हैं, क्या होती हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होती हैं जहाँ पर सारे के सारे एटम एक ही टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड भी क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है, लेकिन ये एक डेफिनेट रेशो में कंबाइन करते हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, हाइड्रोजन और क्लोरीन की, H2+Cl2 क्या फॉर्म करते हैं, 2HCl। एक हाइड्रोजन का एटम एक क्लोरीन का एटम ही कंबाइन कर सकते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। एक 1:1 में ही ये कंबाइन करेंगे, 1:2 में कंबाइन नहीं करेंगे, 2:1 में भी कंबाइन नहीं करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगी, जो रेशो होगी एलिमेंट्स की वो क्या होगी, फिक्स होगी और डेफिनेट होगी। ठीक है। और यहाँ पर जो नई स्पीसीज बनती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिएक्टेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट पाई जाती हैं। उनको क्या बोला जाता है, कंपाउंड्स बोला जाता है। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं इन ए डेफिनेट रेशो। उनको क्या बोला जाता है, कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है बेटा जी। अब ये जो कंपाउंड होते हैं ये 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब मेनली, कार्बन, ये सब मेनली प्रेजेंट होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। देन आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है कि जब कोई भी 2 सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाता है किसी भी रेशो के अंदर तो वो क्या बोले जाते हैं, मिक्सचर। यहाँ पर बेटा जी कंपाउंड के अंदर जब उनको मिक्स किया था कोई भी 2 एलिमेंट को तो डेफिनेट रेशो में मिक्स किया था, और यहाँ पर किसी भी रेशो के अंदर अगर उनको मिक्स कर दिया जाता है तो वो क्या होते हैं, मिक्सचर बोले जाते हैं। अब मिक्सचर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहले जो आते हैं वो आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बेटा जी वही होंगे जहाँ पर कंप्लीटली सिर्फ एक ही फेज़ होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे के पूरे सॉल्यूशन में अगर एक ही फेज है, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई दे रहा है, इट मीन्स क्या होगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अगर क्या हो जाए, उनका जो कॉम्बिनेशन है, अगर जो एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कर जाए, किसी भी रेशो में आप उनको मिक्स कर दो और उनकी जो कंटेंट है, जो बाउंड्रीज़ हैं वो सेपरेट बन जाती हैं, उनको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि आपने देखा होगा एयर क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, सल्फ़र भी होती है, किसी भी रेशो के अंदर मिक्स होती हैं, साथ में डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं, तो ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो ये कंपोजिशन चेंज भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड कि जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है। कोई भी प्रॉपर्टी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपकी लेंथ है, आपका मास है, टाइम है, इन सब को मेज़र करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज़ किया जाता है उनको क्या बोला जाता है, फिज़िकल क्वांटिटी बोला जाता है।
ठीक है बेटा जी। तो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए क्या की जाती है, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट को यूज़ किया जाता है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, लेंथ को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको मीटर में मापा जाता है, मेज़र किया जाता है। देन है मास, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। उसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला के अंदर मेज़र किया जाता है। ये इस सब की क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है बेटा जी। अब हम बात करते हैं प्रीसीजन और एक्यूरेसी से रिलेटेड। प्रीसीजन क्या होता है बेटा जी, आपकी जितनी भी रीडिंग्स हैं जो अगर वो एक दूसरे के पास आती हैं, इट मीन्स क्या है, वो गुड प्रीसीजन है। एक्यूरेसी अगर एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी, जो करेक्ट वैल्यू है उसके पास सभी का एवरेज आता है, तो वो क्या होगा, आपका एक्यूरेसी होगी। इसको एक बार इस डार्ट बोर्ड से समझने की ट्राई करते हैं। हमारे पास डार्ट बोर्ड है, ये क्या है, आपका एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, अगर सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ पर आएँ, आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ यहीं पर मैच हो जाएं, सारी रीडिंग्स आपकी कहाँ पर आए, इसके आसपास ही आएंगी, तो ये क्या होगा, गुड प्रीसीजन एंड गुड एक्यूरेसी होगी। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ कि सारी की सारी रीडिंग्स एक दूसरे के आसपास आती हैं, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है उससे काफ़ी दूरी पर आती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुड प्रीसीजन बट बैड एक्यूरेसी। लेकिन एक्यूरेसी ख़राब क्यों है बेटा जी, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, इसीलिए क्या होगा, पुअर एक्यूरेसी एंड गुड प्रीसीजन। अब हम बात करते हैं कि जब एक्यूरेसी में क्या आ जाए कि सारी की सारी रीडिंग्स एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाएं, इस तरीके से आपकी सारी की सारी रीडिंग्स क्या आ जाएं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट आ जाएं, तो ये क्या होगा, बैड प्रीसीजन। ये क्या होगा, बैड प्रीसीजन। लेकिन जब आप इनका एग्जैक्ट ओवरऑल एवरेज निकालते हैं तो वो क्या आता है, ट्रू वैल्यू। इट मीन्स ये क्या है, गुड एक्यूरेसी एंड पुअर प्रीसीजन। इन द सेम वे अब एक बार एक लास्ट चीज़ है उसको समझने की ट्राई करते हैं कि आप क्या करें, फिर से रीडिंग्स लें। ठीक है, उसके बाद जब आप रीडिंग्स लेते हैं तो सारी की सारी वैल्यू कहीं कहीं पर डिफरेंट रैंडमली आ रही हैं। देखिए ये तीनों एक साथ है, ये अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ना तो ये एक्यूरेट वैल्यू के पास आ रही हैं, ना ही आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो ये क्या होगा, पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रीसीजन। इससे ये बात क्लियर हुई कि अगर सारी की सारी रीडिंग ट्रू वैल्यू के पास आती हैं, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, गुड एक्यूरेसी है। अगर सारी की सारियों का एवरेज, सारी रीडिंग्स का एवरेज क्या आता है, ट्रू वैल्यू के पास, तो वो क्या होगा, गुड एक्यूरेसी होगी। इन द सेम वे अगर सारी रीडिंग्स क्या आ जाएँ, दूर दूर आ जाएँ, तो ये क्या होगा, आपका बैड प्रीसीजन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका बैड प्रीसीजन। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बेटा जी, आपको कोई भी एक डिजिट दी जाती है और आपको ये पूछा जाता है कि इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, मतलब जितने भी अनसर्टेन फिगर्स हैं आपको उनको सबको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताना है। सिंपल सा आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, अगर लेफ़्ट में अगर आपका कोई ज़ीरो वैल्यू अगर आती है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना है, अदरवाइज सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखिए एक बार 5004 क्या होगा, जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है, सिर्फ अगर लेफ़्ट में आता है पॉइंट्स के बाद, अगर लेफ़्ट में आता है डिजिट के, तो उसको कंसीडर नहीं करना। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि अगर लेफ़्ट में आता है, लेफ़्ट में अगर जीरो आता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, और राइट में आएगा तो उसको कंसीडर किया जाता है। बस एक यही मेन रूल याद रखना है कि सारे के सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो काउंट किए जाएंगे। अगर ज़ीरो राइट में आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, अगर लेफ़्ट में आता है तो काउंट नहीं होगा।
जब भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर टर्म्स होती हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि 5.7 इंटू 4.2 जो डेसिमल वाली जो होती है उनको एक साथ लिख दिया जाता है, और जो 10⁻6 इंटू 10⁻³ एक्सपोनेंट को एक साथ लिख दिया जाता है। अब 5.7 की जब 4.2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 23.94 इंटू, अब ये जो टर्म्स होती हैं यहाँ के लिए फॉर्मूला लगता है, इसके लिए 10⁻A इंटू 10⁻B वो इक्वल होता है 10⁻A प्लस B के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी हम सेम वही अप्लाई करेंगे, 10⁻6 प्लस -3, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23.94 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 - 3 दैट इज़ 3। ये आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो डिवीज़न की अगर टर्म आती है जैसे 5.7 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 10⁻3, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5.7 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻3। तो अब क्या हो जाता है, 5.7 डिवाइड बाय 4.2 है, ये आता आपका 1.357 इंटू ये आ जाएगा 10⁻A डिवाइडेड बाय 10⁻B, ठीक है, 10⁻A डिवाइड बाय 10⁻B ये होता है 10⁻A - B। तो यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगा 10⁻6 - 3। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये क्या आएगा, 1.35 इंटू 10⁻6 - 3, ये आपका क्या होगा, लास्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं कि जो एडिशन वाले जो सम हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि 4.56 2.62 है, तो यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर देखना होता है, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पर 10⁻² है, यहाँ पर 10⁻3 है। 10⁻3 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻² के अंदर, किस तरीके से, 4.56 इंटू 10⁻² इंटू 10। अगर 10 को 4.56 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 45.6 इंटू 10⁻² प्लस 2.62 इंटू 10⁻², इस तरीके से। अब यहाँ पर दोनों में ये चीज़ क्या है, कॉमन है, इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 10⁻², 45.6 प्लस 2.62। अब क्या कर लेंगे, इनको एडिशन कर लेंगे, दोनों का सम कर लेंगे, 45.6 प्लस ये हो जाएगा आपका 2.62, तो ये क्या होने, ये आता है आपका 58.22 इंटू 10⁻²। इस तरीके से क्या किया जाता है, सम किया जाता है। अब हम देखते हैं एक बार सब्ट्रैक्शन के जो सम होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि 4.5 इंटू 10⁻³ माइनस 2.6 इंटू 10⁻⁻4, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, सेम वे में यहाँ पर भी हमें कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। 4.5 इंटू 10⁻³ है ये, और क्या है 2.6 इंटू 10⁻⁻4 को 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब है 1/10, 1/10, इसकी जगह पे क्या कर लिया मैंने, 1/10 रख दिया। अब क्या होगा, 4.5 इंटू 10⁻³ माइनस ये हो जाएगा 0.26 इंटू 10⁻³ अब इसको क्या कर देंगे, 4.5 माइनस 0.26, और यहाँ पर 10⁻³ आपका कॉमन आ जाता है। तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 4.24 इंटू 10⁻⁻3। इस तरीके से जो एक्सपोनेंट वाली जो टर्म्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो डेसिमल डिजिट्स होते हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी डेसिमल डिजिट है या सम है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि उसको 3 डिजिट प्लेस तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट प्लेस तक उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको शो किया जाता है। यहाँ पर जो मेन 2 या 3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की ये हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है 183.35 समथिंग इस तरीके से है 1, तो इसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 183.35
0.35 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया जाता है। वन मोर थिंग, अगर यही नंबर क्या होता 183.357 इस तरीके से अगर नंबर होता तो उसको 183.36 इस तरीके से रिपोर्ट किया जाता। वो इसलिए बेटा जी क्योंकि जो थर्ड डिजिट होता है अगर वो 5, 6, 7, 8 या 9 इनमें से अगर कोई होता है तो जो आपका सेकंड डिजिट है वो क्या हो जाती है, उसकी एक वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे 5 था तो ये क्या हो गया 6 हो गया। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, 1, 2, 3 एंड 4 अगर ये वैल्यू होती हैं तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। एक बार एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 17.226 अगर ये कोई डिजिट है तो इसको रिपोर्टिंग जो सम होगा वो क्या होगा 17.23 होगा। बिकॉज ये जो सेकंड 2 है ना, सेकंड डिजिट है, इसके लास्ट में जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या करेंगे इसको 3 कर देंगे, एक डिजिट इससे ज़्यादा बढ़ा करके लिखी जाती है। ठीक है बेटा जी। अब हम समझते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट फैक्टर मेथड, जहाँ पर क्या किया जाता है यूनिट कन्वर्जन किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी क्योंकि कई बार जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो यूनिट्स को सॉल्व करना हमें आना ही चाहिए। इसमें जो याद करने की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि सेंटी को 10⁻² बोलते हैं, मिली को 10⁻⁻3, माइक्रो को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, डेका 10⁻1, किलो, इस तरीके से इनको लर्न कर लेंगे। उसके बाद देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास है 1.35 मिलीमीटर, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो यूनिट है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर के अंदर कितने, इसको पहले या तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर लो। जो मिलीमीटर होता है हमने अभी अभी देखा क्या होता है 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा आंसर 1.35 × 10⁻³ मीटर। अब ये जो आपका जो वैल्यू आई है ये मीटर के अंदर आई है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 10 मिलीमीटर, यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 1 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इज़ इक्वल्स टू, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा। आपकी वैल्यू हो क्या आई 1.35 मीटर डिवाइडेड बाय 10⁻³ ये आपका आंसर आ गया। इसको आप क्या करेंगे 1.35 × 10⁻, ये जो 3 है ऊपर जाता है तो ये हो जाता है -3 मीटर। सेम आंसर आया है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 डे के अंदर कितने सेकंड हो सकते हैं, ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, मुझे नहीं लगता ये सॉल्व करवाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि जो 48 माइक्रोग्राम है उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं। क्या करेंगे 48 माइक्रोग्राम, ठीक है, और माइक्रोग्राम यहाँ पर लिख लेंगे सेम ऐसे ही 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम कितने के इक्वल होता है 10⁻⁻6 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे माइक्रोग्राम से माइक्रोग्राम कैंसिल, ये आपका आ गया 48 × 10⁻⁻6 ग्राम के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ 2 लीटर में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे 2 लीटर की, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर के अंदर 1000 मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 बार सेंटीमीटर क्यूब को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर, यहाँ पर 100, फिर से सेंटीमीटर। अब ये क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा,
क्या आ जाएगा आंसर आपका मीटर क्यूब में आएगा। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ यहाँ पर है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आपका एग्जैक्ट लास्ट आंसर। अब हम बात करते हैं डिफरेंट लॉ के बारे में। जो पहला लॉ आता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जिसमें हम 5 अलग अलग लॉ को पढ़ेंगे। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड जो लास्ट वन है दैट इज़ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, की गैसेस किस तरीके से कंबाइन करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कोई भी 2 रिएक्टेंट अगर कंबाइन करते हैं तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास आपके प्रोडक्ट का होगा। वो प्रोडक्ट में ना तो मास बढ़ेगा और ना ही मास कभी भी कम होगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, देखिए जैसे HgO है, आपके पास मर्क्यूरी ऑक्साइड है। ठीक है, जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है जब आप इसको हीट करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg + ½ O2 के अंदर। ठीक है, आपने अगर 100 ग्राम यहाँ पर मर्क्यूरी ऑक्साइड लिया है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 92.6 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी एंड 7.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आप यहाँ पर एक बार मास को ऐड करके देख सकते हैं कि जो टोटल मास होगा वो 100 ग्राम के इक्वल होगा। चलिए एक बार देखते हैं, ये आएगा 7.4, 6 + 4 10, 0 पावर 1, 7 और 1 8 + 2 10 पावर 1, ये आ गया 10, 100 ग्राम एग्जैक्ट। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको तभी अलाउ किया जाएगा, तभी माना जाएगा जब जो मास होगा रिएक्टेंट का हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट के। या ये आप ये भी बोल सकते हैं कि जो मास है उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिसोसिएट किया जा सकता है। बट समटाइम ऐसा होता है कि जो मास होता है प्रोडक्ट का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है रिएक्टेंट के मास से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ एक रिएक्शन के अंदर होता है जहाँ पर जो एनर्जी होती है एनर्जी रिलीज़ हो जाती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E = mc²। एनर्जी को मास के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट मीन्स अगर यहाँ पर 100 ग्राम और यहाँ पर मान लो 99.5 ग्राम अगर आपका प्रोडक्ट बनता है तो वो 0.5 ग्राम प्रोडक्ट आपका कहाँ पर जाता है, वो एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखिए बेटा, इसको रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब जो आप केमिकल जो आप रिएक्शन करवा रहे हो उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट आपने लिए हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है, देखिए एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने ले लिया लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, आपने क्या किया, इसको हीट कर दिया, फॉर्म हुआ CaO + CO2 की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशो होगी कैल्शियम की और कार्बोनेट की वो हमेशा फिक्स होगी। इन द सेम वे अगर C + O2 अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो फॉर्म होता है CO2। यहाँ पर जो रेशो होगी कार्बन की वो क्या होगी, मास बाय मास की बात कर रही हूँ मैं। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 32। यहाँ पर जो मास होगी कार्बन का और ऑक्सीजन की वो होगी 12:32 और उसकी वजह से ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अब कितनी भी केमिकल रिएक्शन आप देख लो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कार्बन और ऑक्सीजन से मिलेगा इनकी रेशो हमेशा 12:32 ही मिलेगी। ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब क्या बात है बेटा जी, इसकी 2 लिमिटेशंस है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की 2 लिमिटेशन है। पहला आता है कि अगर आप कोई और आइसोटोप यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया था, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन की थी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म हुआ था आपका। लेकिन अगर कार्बन की जगह यहाँ पर कार्बन का कोई आइसोटोप होता तो उसका मास कार्बन जो 12 होता है उसके अलावा 13 भी 1.1 रेशो के अंदर इतने % जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर 13:32 हो जाएगा, जो रेशो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, एक लिमिटेशन है कि जब भी आइसोटोप की बात आती है तो ये रेशो जो है चेंज हो जाती है। इसी का एक और जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि अगर आप
इन्हीं रिएक्टेंट को कंबाइन करें तो एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड की ही फॉर्मेशन करें, तो प्रोडक्ट यहाँ पर में भी वेरी कर सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल मीन्स मल्टीपल टाइम्स होता जाएगा, मतलब जो अलग अलग जो रिएक्टेंट्स हैं वो अलग अलग रेशो में कंबाइन करके, लेकिन वो जो रेशो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के मल्टीपल होगी, मल्टीपल प्रोपोर्शन में होंगे। देखिए जैसे मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड देखा, दैट इज़ ये कौन सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपने N2O3 देखा, दैट इज़ नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, देन N2O4, देन नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर जो रेशियो होगी नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की वो क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। लेकिन वो अगर अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है तो वो मल्टीपल हो जाती है। इसको समझते हैं एक बार। जैसे नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14, ठीक है। यहाँ पर रेशो होगी नाइट्रोजन की रेशो 14 और ऑक्सीजन की रेशो 16। इन द सेम वे यहाँ पर कितनी होगी, नाइट्रोजन की 2 एटम है इसलिए 28 रेशो, ऑक्सीजन की 48। ये इन द सेम वे 28 रेशो यहाँ पर हो जाएगी 64, यहाँ पर 28 रेशो 80 हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि जो नाइट्रोजन की जो रेशो है वो क्या हो रही है, इसके मल्टीपल आ रही है। इन द सेम वे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो पहले 16 थी, देन 48, तो इसका क्या है, मल्टीपल है। ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है, 48 होता है। तो ये हमेशा क्या होती है, हमेशा मल्टीपल फॉर्म में ही आती है। ये बताता आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में कि जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि 3 एलिमेंट्स ले ले कोई भी, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं फॉर्म करते हैं CH4। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो फॉर्म करते हैं H2O, एंड कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं देन फॉर्म करते हैं CO2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कार्बन है इसका मास है 12 रेशो, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ पर 4 एटम कंबाइन कर रहे हैं तो 12 रेशो 4 होगा। और वाटर का जो होगा इसमें क्या होगा, 2 मास होगा हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का मास होगा 16, 2:16 में ये कंबाइन कर रहे हैं। इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है कि जो हाइड्रोजन है वो कॉमन है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2×4 रेशो 16×32। यहाँ पर दोनों में क्या हो गया, अब 4 कॉमन हो गया। जो थर्ड वाला जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CO2, उसके अंदर जो मास होगा वो क्या होगा, 12:32 होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है उसका मास कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16×32। तो इस तरीके से बताया जाता है कि जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और अलग 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो जो उनकी मासेस की जो रेशो होती है वो थर्ड वाला जो एलिमेंट बनेगा उसकी मास के रेशो के क्या होती है, इक्वल होती है। ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कि जब भी कोई गैसेस क्या करती है, कंबाइन करती हैं, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। वो हमेशा वॉल्यूम की टर्म्स में हम उनको डील करेंगे। जब भी गैस के साथ डील किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन है प्लस CuL2, वो कंबाइन करके फॉर्म करेगी HCl, इसको बैलेंस करने में क्या आएगा, 2HCl। मतलब एक वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी एक वॉल्यूम क्लोरीन गैस के साथ और फॉर्मेशन करेगी 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस की फॉर्मेशन करती है। तो जब भी गैसेस की बात आती है उनको डील करना पड़ता है किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर। और यहाँ पर जो रेशो होगी वो क्या आएगी, 1:1:2। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग ऑफ गैसेस। गैसेस को हमेशा वॉल्यूम के अंदर कंसीडर किया जाएगा।
अब हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये क्या बताती है, पार्टिकल्स के बारे में बताती है कि जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब जो सेम काइंड के एटम होगा, मान लो सोडियम एलिमेंट की बात कर रही हूँ, तो सारे के सारे एलिमेंट्स का, सारे के सारे एटम्स का क्या होगा, सेम साइज़ होगा, शेप होगा और मास होगा। लेकिन जो डिफरेंट टाइप के एटम हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है, लाइक सोडियम और गोल्ड की अगर बात की जाए तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की जो मास होंगी और जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जब भी एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो हमेशा होल नंबर में कंबाइन करते हैं, कभी भी फ्रैक्शन के अंदर कंबाइन नहीं करते। ठीक है बेटा जी, तो ये सब क्या थे, मेन पोस्टुलेट्स थे। एटम ऑफ टू एलिमेंट्स, जैसे दो एलिमेंट क्या करते हैं, जब भी कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा अलग अलग रेशो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये क्या हो जाएगा आपका SO2 है और SO3 है, तो ये किस तरीके से होगा, 1:2 एंड 1:3 के अंदर ये क्या होंगे, हमेशा मल्टीपल रेशो के अंदर कंबाइन करते हैं। ये क्या थे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, केमिकल रिएक्शन में हमेशा एटम पार्टिसिपेट करते हैं। ये मेन पोस्टुलेट्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाल्टन और एटॉमिक थ्योरी है बेटा जी, वो फेल हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी। इसमें क्या बताया था कि जो एटम है वो इंडिविजुअल नहीं होता है, मतलब उसको ब्रेक किया जा सकता है। उसको किस चीज़ के अंदर आप ब्रेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे इनकी डिस्कवरी हुई थी, क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया था और बोल दिया गया था कि ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते हैं एटम्स, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बताया गया कि जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के, उनके क्या होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। कब, ये है स्पेशल केस, जैसे कि क्लोरीन 35 एंड 37 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। या अगर बात की जाए तो कार्बन 12 एंड कार्बन 13 भी एग्जिस्ट करते हैं। ये केस होते हैं डिफरेंट आइसोटोप्स के। इसके अलावा डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम मास हो सकते हैं, इनको बोला जाता है आइसोबार। जैसे कि आर्गन हो गया, जैसे कि कैल्शियम हो गया, दोनों का मास क्या होता है, 40 होता है, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग सिंबल से। कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्गन को Ar से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन दोनों का मास क्या हो सकता है, 40 हो सकता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है आइसोबार। वन मोर थिंग कि जब भी एटम, ये अलग अलग एलिमेंट्स जब भी कंबाइन करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमेशा फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं। जैसे कि आपका, जैसे कार्बन C12H22O11 है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको बोला जाता है केन शुगर। तो यहाँ पर जो रेशो होगी वो क्या होगी, 12:22:11। ये इतनी सिंपल भी नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा वो सिंपल रेशो होगी, वो डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, काफ़ी बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। आप इसके अलावा C6H12O6 ग्लूकोज को ले सकते हो, फ्रक्टोज को ले सकते हो, ये भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, अब इससे पता चल गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की मॉडिफिकेशन से कि अब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा जी एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस या एवोगैड्रोज प्रिंसिपल है, ये क्या बताता है कि अगर डिफरेंट गैसेस को सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर पे रखा जाता है तो उनकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब अगर आपने एक कमरे के अंदर एक गैस को फिल कर दिया, दूसरी कोई भी रैंडमली गैस को दूसरे कमरे के अंदर फिल कर दिया, छोटे से कंटेनर में फिल कर दिया, तो वहाँ पर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर अगर आपने प्रोवाइड कर रखा है तो वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे। ये होती है आपकी एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग एटॉमिक मासेस को जब कंसीडर किया गया था तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी आई थी कि किसको स्टैंडर्ड रखा जाए। तो वहाँ पर कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड रखा गया और उसी के कंपेयर में डिफरेंट का मासेस हम देखते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के मास को कंसीडर किया जाता है। ठीक है,
रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बेटा जी? जब एक के रिलेटिव में, एक के कंपेयर में आप दूसरे का मास बताते हैं तो वो क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होती है? रिलेटिव एटॉमिक मास होती है। कार्बन स्टैंडर्ड रख के उसके कंपेयर में बताई जाती है। ठीक है बेटा जी। अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। जैसे कि एवरेज एटॉमिक मास है, मैं बात करती हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। अब दोनों का अगर मुझे मास निकालना है, एवरेज मास निकालना है, तो किस तरीके से करेंगे भाई? ये 3:1 के अंदर पाए जाते हैं। दोनों का एवरेज निकालेंगे 35 × 3 प्लस 37 × 1 डिवाइडेड बाय 4। 3 + 1 4 टोटल 8। ठीक है, ये आता है आपका 35.5। ये आता है आपका 35.5 U। इट मीन्स दैट कि जो एवरेज मास होता है क्लोरीन का वो कितना होता है? 35.5 होता है। अब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास होता है बेटा कोई भी एटॉमिक मास जिसको ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो वो क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सल्फर का 32 ग्राम हो जाएगा, तो वो उसका क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। मोलिकुलर मास क्या होता है भाई? कोई भी मोलिक्यूल है, आप किसी की भी बात कर सकते हो। जैसे कि आपका H2SO4। H2SO4 क्या है? कंपाउंड है। इसका अगर आप मास निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास 1 और 2 एटम है इसलिए 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 16 × 4 ये हो जाएगा 2 + 32 प्लस 16 4 जा 64। अब ये जो टोटल मास है आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये कितना आएगा? 98 U। ये पूरे मोलिक्यूल का जो मास होता है उसको क्या बोला जाता है? मोलिकुलर मास। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है। जब अगर मोलिकुलर मास को ग्राम में लिख दिया जाता है, अभी ये कितना आया था? 98 U आया था। अगर आप इसको ग्राम के अंदर लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला मास क्या होता है। जब भी आप किसी सॉल्ट के बारे में बात करते हैं या आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पर मोलिकुलर मास ना बोल करके उसको क्या बोला जाता है? फॉर्मूला मास बोला जाता है। अब हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे और मोल कंसेप्ट के अंदर मेनली 2 ही फॉर्मूले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ मोल्स। जब भी आपको क्या करना हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। और जब भी आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम या आयंस या मोलिक्यूल्स आपको निकालने हैं तो क्या करेंगे? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इंटू एवोगैड्रोज नंबर, जिसको n0 से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है भाई? एवोगैड्रोज नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 × 10⁻23। ये क्या होते हैं? एवोगैड्रोज नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं अबाउट द मोल कंसेप्ट। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस इतने ग्राम की मास की वाटर की ड्रॉप के अंदर। ठीक है, तो जब भी आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोलिक्यूल आपको कैलकुलेट करने हैं तो सिंपल सा डायरेक्ट जो अभी फॉर्मूला बताया था क्या होगा? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ठीक है, इंटू एवोगैड्रोज नंबर 6.022 × 10⁻23। गिवन मास कितना आपका? 0.05 ग्राम। मोलिकुलर मास निकाल लेंगे हम। वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18, H2O है, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का 16, ये हो जाता है 18। ठीक है, तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इंटू एवोगैड्रोज नंबर 6.022 × 10⁻23 हो जाता है। इसका आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है 1.67 × 10⁻21 मोलिक्यूल की 1 ड्रॉप जो वाटर की थी उसके अंदर, जिसका मास क्या था? 0.05 ग्राम था, उसके अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे? इतने मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे।
अब हम बात करते हैं कि जो 64 ग्राम ऑफ सल्फ़र हैं इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं तो क्या करेंगे, गिवन मास कितना है 64 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ़र निकाल लेंगे। सल्फ़र का मोलिकुलर मास होता है 32, बट आपको ये याद रखना है कि जो सल्फ़र है वो हमेशा S8 की फॉर्म में क्राउन शेप के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा 32 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 256 ग्राम। तो 64 बाय 256 ग्राम इंटू एवोगैड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ये आता है 1.5 इंटू 10⁻⁻23 मोलिक्यूल्स। इतने मोलिक्यूल प्रेजेंट हैं, बट ये आपका रियल आंसर नहीं है क्योंकि ये एक एटम जो आपका जो सल्फ़र है एक एटम के कंपेयर में आया है। अगर आपको क्या करना है यहाँ पर एक मोलिक्यूल के कंपेयर में आया तो आपको क्या करना है यहाँ पर 8 टाइम्स है ना, क्योंकि सल्फ़र के 8 एटम है ना एक मोलिक्यूल के अंदर। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 8, क्योंकि एक एटम सल्फ़र के लिए इतना है तो 8 है ना, 8 एक मोलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करना है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आपका 1.2 इंटू 10⁻24 एटम्स। अगर आपको नंबर ऑफ़ एटम निकालनी है, मोलिक्यूल निकालने हैं तो यहाँ तक ठीक है। अगर आपसे एटम पूछे गए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि एक एटम की एक मोलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं 8 एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट सॉल्यूशन। ये आपका 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी आता है और यहाँ 11th क्लास में भी थोड़ा सा आता है कि जो सॉल्यूशन होती है उसकी क्या होती है, अलग अलग कंसंट्रेशन हो सकती है। उसको मेज़र करने के लिए मास, परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैलिटी इन सब को यूज़ किया जाता है। मास परसेंटेज क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब सिंपल सा है, मास परसेंटेज जब भी निकालनी होगी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, परसेंटेज निकालनी है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल सा है। उसके बाद स्ट्रेंथ किस तरीके से निकाली जाती है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। देन है मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, वही गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, मोलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर बात की जाए मोलैलिटी की तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है जो आपका वो किसके सोलवेंट को अगर यूज़ करते हैं वो किसके अंदर है, होता है किलोग्राम के अंदर। तो जो मोलैलिटी होती है वो क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। इसीलिए जो मोलैलिटी होती है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है भाई, लिक्विड की फॉर्म में, लीटर की फॉर्म में होती है और ये किलोग्राम की फॉर्म में होती है। और जो जैसे ही किसी सॉल्यूशन को हीट किया जाता है तो जो लिक्विड होते हैं वो एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। देन आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और फिर आता है लास्ट वन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, दोनों के आते हैं। अगर आपके पास कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन मींस बेटा जी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट है, उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। तो दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे आप निकालो, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकालो, काई 1 और काई 2 ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल्स टू 1 के इक्वल होंगे। ठीक है बेटा जी। आपका लास्ट टॉपिक आता है हाउ टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला। जब भी किसी एम्पेरिकल फार्मूला को आपको कैलकुलेट करना है तो जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन है उनको इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद इनकी जो परसेंटेज गिवन है, जैसे कि सोडियम की परसेंटेज है 29.11, सल्फ़र की है वो है 40.51 एंड जो ऑक्सीजन है उसकी है 30.38। आपको क्या करना है, इसके जो मास है इसको जो परसेंटेज गिवन है इसको इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। सोडियम का मास होता है 23, सल्फ़र का होता है 32, उसके बाद जो ऑक्सीजन है इसका होता है 16। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.266, ये आता है 1.266 और ये आता है 1.89।
अब इन तीनों में से फर्स्ट स्टेप क्या करना आपको, जो मास गिवन है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। सेकंड, जो मास आ गया अभी इसमें जो लोवेस्ट नंबर है, लोवेस्ट तीनों में कौन सा नंबर है, यही नंबर है, इसी से क्या करेंगे, इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। तीनों डिजिट्स को जितने भी नंबर आए हैं इनको क्या करेंगे 1.266 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ गया 1.5। ये हमेशा ही मोस्टली ये होता है कि ये क्या आता है, होल नंबर आता है। अब आपको इसको यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। आपको इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, क्योंकि जब भी एटम कंबाइन करते हैं हमेशा होल नंबर में मल्टीप्लाई, होल नंबर में कंबाइन करते हैं। तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करके देखेंगे, जब तक ये होल नंबर नहीं आ जाता इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 2, और 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आता है 3। इट मीन्स जो यहाँ पर कंपाउंड बना है वो किस टाइप का है, Na2S2 एंड जो ऑक्सीजन है वो कितना है, यहाँ पर कितना आया 3, Na2S2O3। यहाँ पर सिंपल 3 स्टेप है। फर्स्ट, जो केमिकल कंपोजिशन है उनको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। सेकंड, जो मास को डिवाइड करने के बाद आता है उनमें लोवेस्ट नंबर देखा जाता है, उससे सभी डिजिट्स को डिवाइड करेंगे। थर्ड वन, अब इनको क्या करेंगे, होल नंबर बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके। जब ये होल नंबर बन जाते हैं इट मीन्स इन्होंने इसी रेशो के अंदर क्या किया है, कंबाइन किया है। ठीक है बेटा, ये आपका लास्ट टॉपिक था। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।